जो व्यंजनों को बोलने से हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है उन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ये भी सब आपको याद करने हैं कि स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके एग्ज़ाम्स में यही सारे व्यंजन आपको दिए जाएंगे, और कोई भी दे सकते हैं। तो पीछे लेसन्स में सब कुछ ये मेंशन है, तो ये आपको लर्न करने हैं। तो स्पर्श व्यंजन में आते हैं ट हलंत, म हलंत और इया हलंत। अंतःस्य व्यंजन में आते हैं य हलंत, र हलंत, व हलंत। ऊष्म व्यंजन में आते हैं श हलंत, श हलंत और ह हलंत। इसके नीचे हलंत मैंने नहीं लगाया है, तो मैं हलंत लगा लेती हूँ। प्रश्न 4, वर्ण संयोग कुरुत, यानी कि वर्णों का संयोग करना है। ये हमें कुछ वर्ण दे रखे हैं, संयोग मतलब इनको जोड़ करके हमें लिखना है, ये मैं समझा चुकी हूँ। र हलंत, र हलंत हमारा ऐसा व्यंजन है जो कि अधूरा है, जो अपने मूल रूप में एग्जिस्ट करता है, और इसको अगर हमें पूरा करना है तो हमें इसमें कोई ना कोई स्वर लगाना पड़ेगा। जितने भी व्यंजन होते हैं वो सारे अधूरे होते हैं अपने मूल रूप में, उनमें हमें स्वर ऐड करना पड़ता है। जैसे र हलंत में हम आ स्वर लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा रा। म हलंत में हमने अ स्वर लगाया तो बन गया म, तो रा जमा म क्या हो गया, राम। प हलंत में अ स्वर लगा रहे हैं तो बन गया प। श हलंत में ऊ स्वर लगा रहे हैं तो बन गया शु, तो प जमा शु, पशु। म हलन जमा अ, म। य हलन जमा उ, यू। र हलन जमा अह, रह। अब देखो ये भी क्या है, ये हमारा एक स्वर होता है अह, तो इसको अगर हम र हलंत में लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा रह, यानी कि र के पीछे विसर्ग, तो ये बन गया हमारा मयूरः। प हलन जमा उ, पु। स हलंत जमा त जमा अ। देखिए अब यहाँ पर दो व्यंजन इकट्ठे दे दिए हैं और साथ में आ दे दिया है, तो अब हम स जमा त, ये दोनों व्यंजन हैं, दो व्यंजनों के मेल से क्या बनता है, संयुक्त व्यंजन बनता है। लेकिन इन दोनों व्यंजनों के मेल से कोई संयुक्त व्यंजन तो नहीं होता, तो इसका मतलब है ये जो हमारा स है इसमें कोई स्वर नहीं लगा हुआ, तो इसको हम आधा स लिखेंगे। ये देखो, जिस व्यंजन में कोई स्वर ऐड नहीं होता उसको हमें आधा करके अपने शब्द में लिखना होता है। अब त हलन जमा अ, त बन गया। क हलंत जमा अ, क बन गया। और म हलंत, देखो म हलंत के अंदर भी यहाँ पर पीछे कोई भी स्वर नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे, तो ये बन गया हमारा पुस्तकम। ठीक है, ये हमारा बीच में आ रहा था, इसलिए हमको इसको आधा लिखना पड़ा। ये हमारा एंडिंग में आ रहा था। आपने कभी कोई ऐसा शब्द देखा है जो जिसकी एंडिंग आधे वर्ण से हो रही हो? ऐसा तो कोई वर्ण नहीं होता, हमेशा जो आधे वर्ण होते हैं वो बीच में ही आते हैं। ठीक है, तो अगर आपका जो ये वर्ण है, जो व्यंजन है, अगर बीच में आ रहा है और उसमें कोई स्वर ऐड नहीं है तो आपको आधा करके लिखना है। पीछे आ रहा है, एंड में आ रहा है और कोई स्वर नहीं है, तो आपको एज इट इज़ लिख देना है। व हलंत जमा ई, वी। ज हलंत जमा इया हलंत जमा आ। अब देखो ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। इसके अंदर अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा बनता है ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी हम सब ने हिंदी में पढ़ रखा है ना। अब इस ज्ञ व्यंजन के अंदर हमने आ स्वर जोड़ दिया तो ये बन गया ज्ञा। ठीक है, ये दोनों ने इन दोनों को जोड़ करके हमारा संयुक्त व्यंजन बन गया। कौन सा संयुक्त व्यंजन बन गया हमारा? ज्ञा। ज्ञा से ज्ञानी। इसके अंदर हमने आ स्वर लगाया तो बन गया ज्ञा। न हलंत जमा अ बन गया न, और म हलंत, इसमें भी कोई स्वर नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, तो हमारा शब्द बन गया विज्ञानम। ठीक है, इस तरह से आपको समझ के करोगे तो कोई भी आपका शब्द आ जाए, कोई भी आपका वर्ण विच्छेद आ जाए, आप उसका आसानी से शब्द निर्माण कर सकते हैं। अब आता है वर्ण विच्छेद कुरुत, यानी कि हमें शब्द दे दिया है, अब हमें वर्णों को अलग करना है। प को अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमारा बन जाएगा प हलंत जमा अ। री का वर्ण विच्छेद करेंगे, र में छोटी की मात्रा है तो र हलंत जमा छोटी ई। श्र क्या है हमारा? एक संयुक्त व्यंजन है। किससे मिलकर बनता है वो हमारा? श हलंत जमा र से। ठीक है,
इसमें कोई मात्रा नहीं है, यानी कि इसके अंदर हमारा अ स्वर लगा हुआ है। अब म में विसर्ग लग गई हैं, यानी कि इसके अंदर म हलंत जमा अह आ जाएगा। ठीक है, म में कौन सा स्वर लगा हुआ है? अह। महिला, म में कोई भी मात्रा नहीं है, यानी कि म में कौन सा स्वर जोड़ रखा है? अ। म हलंत जमा अ। ही में छोटी की मात्रा है तो ह हलंत जमा ई। ल में आ का डंडा है तो ल हलंत जमा आ। प्रमाणम, प्र हमारा क्या कैसे होगा? ये एक संयुक्त व्यंजन है तो प हलंत जमा र। कोई मात्रा नहीं है तो अ स्वर लगा हुआ है। माँ में आ का डंडा है, यानी कि म में आ स्वर लगा हुआ है। अणा, अणा में कोई मात्रा नहीं है, यानी कि अणा हलंत जमा अ। म हलंत, तो म हलंत में कोई स्वर नहीं है तो एज इट इज़ आ गया। कक्षः, क का वर्ण विच्छेद हो जाएगा, क हलंत जमा अ। श का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। श जो है हमारा एक क्या है? संयुक्त व्यंजन है, जो कि क हलंत और श से षटकोण हलंत वाले से मिलकर के बनता है। इसमें पीछे विसर्ग लगी हुई है, यानी कि कौन सा स्वर है? अह स्वर। पुष्पम, पू का हो जाएगा पा हलंत जमा ऊ। श से षटकोण यहाँ पर आधा है, यानी कि कोई स्वर नहीं लगा हुआ है तो श हलंत एज इट इज़ आएगा, पीछे कोई स्वर नहीं है। पा हलंत जमा अ। म हलंत का म हलंत। ठीक है, इस तरह से हमारा होता है वर्ण विच्छेद। प्रश्न 6, प्रदत्त वर्णानां संयोजनं कृत्वा प्रदत्त विकल्पेषु समुचितं विकल्पम चित्वा लिखत। यानी कि दिए गए वर्णों का योग करके हमें जो ब्रैकेट के अंदर 3 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से एक ऑप्शन हमारा सही है। इनको आपने वर्ण संयोग करना है, आंसर देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। छ हलंत जमा आ हो गया छा। त हलंत जमा र संयुक्त व्यंजन है, बन गए त्र। आ लगा हुआ है इसके अंदर तो बन गई आ का डंडा, तो छात्रा हमारा सही आंसर है। सेकंड, म हलंत जमा बड़ी ई तो मी। न हलंत जमा अह तो नह, मीनः। न हलंत जमा री तो बन गया नृ। प हलंत जमा अह तो बन गया पह, क्योंकि री भी हमारा एक स्वर होता है तो नृपः। नृपः का मतलब क्या होता है? राजा। मीनः का मतलब क्या होता है? मछली। च हलंत जमा ई जी। त हलंत जमा र होता है संयुक्त व्यंजन त्र। त्र में अ लगाया तो बन गया त्र। म हलंत एज इट इज़ तो बन गया चित्रम। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चैप्टर 1 अब अध्याय 1 का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला कक्षा 6 का अध्याय 1 का अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि रिक्त स्थानों फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करो। क, वर्णों के समूह को डैश कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये आपको डेफिनेशन पूरी लर्न करनी है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं। 46 मतलब 46, जैसे हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, इसी तरह से संस्कृत वर्णमाला में हमारे कितने वर्ण होते हैं? 46। ये सब मैं आपको इस चैप्टर की पहली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्वर डैश प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा स्वर कौन सा होता है हमारा? संयुक्त स्वर। विसर्ग को डैश कहते हैं। विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवाह। ये हमने यहाँ पढ़ा था ना, देखिए अयोगवाह। अयोगवाह में आता है एक अनुस्वार जिसमें एक बिंदी होती है ऊपर। विसर्ग में आते हैं 2 बिंदी जो कि हमारे शब्द के पीछे आती है। डैश व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जब हम 2 व्यंजनों को जोड़ते हैं तो उनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। प्रश्न 2, अधोलिखित स्वरान उचित संभेषु लिखत, यानी कि ये हमारे इस ब्रैकेट के अंदर, इस बॉक्स के अंदर कुछ स्वर लिख रखे हैं। इसको हमें अलग अलग छाट छाट के लिखना है। जिस तरह से मैंने बताया था कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। हर्ष स्वर जिनके उच्चारण में, यानी कि जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर
जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है। संयुक्त स्वर जो दो असमान स्वरों के मेल से बनते हैं। ठीक है, ये सब आपका पीछे इस लेसन में दे रखा है। ये देखिए, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, सब ये आपको लर्न करने हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम्स में आपके बॉक्स के अंदर यही स्वर आए। ठीक है, तो आपको सारे स्वर याद करने हैं। तो हर्ष स्वर में आता है री, ई, उ। दीर्घ स्वर में आता है ऊ, आ, ई। संयुक्त स्वर में आता है ओ, ए, औ। अब हम आते हैं प्रश्न 3 पर। अधोलिखित व्यंजनानि उचित स्तंभेषु लिखत। ये हमारे अब बॉक्स में क्या दे दिए हैं, व्यंजन दे दिए हैं। व्यंजन भी मैंने पढ़ाए थे कि 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वो जो कि हमारे मुख के किसी न किसी पार्ट को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, जो व्यंजन बोलते समय हमारे मुख में ही रह जाते हैं, उन्हें कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, जो व्यंजन